नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि कुरुक्षेत्र पहुंचे हुए हैं। बता दें कि 3 क्रिमिनल लॉ पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाइव ये तस्वीरें हैं। सीएम नायब सिंह सैनी भी उनके साथ ही मौजूद हैं। तो से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिको लीगल रिपोर्ट न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों को ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कार्यकुशलता बढ़ती है और सभी का समय बचता है। हरियाणा में सभी मेडिको लीगल केसेस की रिपोर्ट मेडलीए-पीआर से ही बनाई जाती है। मेडलीए-पीआर को CCTNS से जोड़ दिया गया है, जिससे स्वतः किसी भी मेडिको लीगल केस की रपट रोज नामचे में दर्ज हो जाती है तथा उस पर कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है। डॉक्टर साहब। जी सर। आज एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाना है। पोस्टमार्टम हेतु आवश्यक दस्तावेज आपको पेश है। ठीक है सर, मैं डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर देती हूँ। मैडम। हाँ कहिए। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने कितनी देर में आऊँ? सर उसके लिए आपको हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही CCTNS पे पोस्टमार्टम। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित धुदानी फोन लाइन पर मौजूद है। अंकित, कुरुक्षेत्र पहुंचे हुए हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। 3 क्रिमिनल लॉ पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाना है। बिल्कुल, अमित शाह पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र और 3 आपराधिक कानून जो है उसकी राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कर दिया है और अब पूरी प्रदर्शनी का वो अवलोकन कर रहे हैं। एक एक स्टॉल पर जा करके जिस तरह से थाना बनाया गया है, हॉस्पिटल बनाया गया है, कोई भी क्राइम होता है तो उसका स्पॉट बनाया गया है, तो एक एक चीज को बारीकी से जांच कर रहे हैं, बारीकी से समझ रहे हैं और पूरे जो पुलिसकर्मी हैं जो सबूतों की फोरेंसिक जांच और वैज्ञानिक अन्वेषण का एक महत्वपूर्ण अंग है। हरियाणा पुलिस के पास एक राज्य स्तरीय न्याय वैदिक प्रयोगशाला मधुबन में है और 4 क्षेत्रीय प्रयोगशाला भी हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा में साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला पंचकुला में स्थित है। इसके साथ ही सभी जिलों में भी फोरेंसिक प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं, जिनके द्वारा नए कानूनों के प्रावधानों के अनुसार 7 वर्ष से अधिक के 100% अपराधों पर आवश्यक रूप से मौका घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है तथा आवश्यक फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए जाते हैं। जांच में फिंगरप्रिंट के प्रभावी उपयोग को बढ़ाने के लिए हरियाणा राज्य भर में जांच अधिकारियों को वैज्ञानिक तरीके से फिंगरप्रिंट एकत्र करने का प्रशिक्षण दिया गया है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, एक केस में पलंदे जमा करवाने हैं। दीजिए सर। ये लीजिए। आपका नाम और बेल्ट नंबर क्या है? ASI सतनाम सिंह, बेल्ट नंबर 360। आपकी डिटेल मैच हो गई है और आपके पलंदे भी जमा हो गए। मैम जी। हमारे पास अनुसंधान के लिए 90 दिन का ही समय है। जी। तो आपकी रिपोर्ट कब तक मिलेगी मैम? सर, नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा फोरेंसिक कर्मचारियों की संख्या दुगनी कर दी है। अब तो सभी संवेदनशील मामलों की जांच रिपोर्ट शीघ्र ट्रैकिया पर अपलोड कर देते हैं और आईओ को भी सूचित कर दिया जाता है। ट्रैकिया पोर्टल के जरिए आईओ रिपोर्ट थाने में ही देख सकते हैं। क्या बात है, इससे तो हमें पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने में मदद मिलेगी। महोदय, अब हम अगले स्टेशन की ओर बढ़ेंगे। महोदय, हमारा ये स्टेशन अभियोजन निदेशालय को दर्शाता है। अब हमारी अभियोजन प्रणाली का कायाकल्प हो गया है। नए कानूनों में सुरक्षा संहिता के धारा 20 के अनुसार राज्य स्तर के साथ साथ जिला स्तर पर भी अभियोजन निदेशालयों का गठन किया गया है, जिसमें निदेशक, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए हैं। ये पुलिस द्वारा बनाए गए चालान की गुणवत्ता की जांच करना, सरकार की तरफ से केस लड़ना व अपील योग्य केसों में अपील डालने का काम करते हैं। ई प्रोसिक्यूशन एप्लीकेशन ने अभियोजन निदेशालय और पुलिस के बीच का काम ऑनलाइन कर दिया है। जय हिंद सर। जय हिंद।
सर, थाना कुरुक्षेत्र से एक हत्या के अभियोग का चालान ई प्रोसिक्यूशन ऐप पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, आप फाइल खोलें। जी सर। ये ठीक है, ये ठीक है। मैंने चालान की स्क्रूटनी कर ली है। आप साक्ष्य की गुणवत्ता में सुधार के लिए आयोग को हमारी सलाह ऑनलाइन भिजवा दो। हो गया सर। और सर? हाँ जी। आयोग को इस संबंध में SMS भी चला गया है। बहुत अच्छे, धन्यवाद सर। महोदय, अब हम अगले स्टेशन की ओर बढ़ेंगे। महोदय, अब हम आपराधिक न्याय प्रणाली के एक अन्य स्तंभ कारागार विभाग की ओर चलेंगे, जिसमें कुरुक्षेत्र कारागार का दृश्य दिखाया गया है। हरियाणा के विभिन्न जिलों में 453 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष स्थापित किए गए हैं, जो पूरे राज्य के 442 अदालतों के साथ जुड़े हुए हैं और लगभग 80% कैदियों की गवाही VC के माध्यम से ही हो रही है। इससे मानव और बचत हो रही है। कारागार विभाग में सुधार लाने के लिए नए कानूनों में अनेक प्रावधान लाए गए हैं, जो इस स्टेशन पर दिखाया जाएगा। साहब जी। हाँ जी, बताइए। मैं हो गया, मेरा केस भी चल रहा। जरा देखो इस बंदी को कारागार में कितना समय हो गया है। हाँ सर, इसका केस लंबित है और इसका अलर्ट भी आ गया है, क्योंकि इसकी अधिकतम सजा का 1/3 पूरा होने वाला है। अच्छा, घबराओ मत, अब नए कानून लागू हो गए हैं। तुमने पहला अपराध किया है, इसीलिए नए कानून की धारा 479। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित दुधानी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंकित, अमित शाह की तरफ से इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कर दिया गया है। बिल्कुल, प्रदर्शनी का उद्घाटन कर दिया गया है और आप देख रहे हैं कि दर्शक भी देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग बूथ बनाए गए हैं और अलग अलग बूथ बना करके पूरी जानकारी जो है वो यहाँ दी जा रही है कि किस तरह से नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद हरियाणा में काम होगा और कितनी तेजी उसके अंदर आएगी। फोरेंसिक जो अधिकारी और कर्मचारी है उनकी संख्या दोगुनी कर दी गई है, जिससे कि केस जो है वो जल्दी से सोल्व हो पाएंगे, उनकी जांच जल्दी हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं 3 जो आपराधिक कानून है वो हरियाणा जो लागू करने वाला प्रदेश बन गया है और प्रदर्शनी का उद्घाटन हो चुका है। अभी कुछ ही देर के अंदर अमित शाह जो है वो मंच के ऊपर मौजूद होंगे और एक जनसभा जो रखी गई है उसको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा सरकार के भी 9 से ज्यादा मंत्री यहाँ मौजूद हैं, खुद मुख्यमंत्री मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली मौजूद है, राज्यसभा सदस्य हैं सुभाष बराला और कार्तिकेय शर्मा, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी के अंदर अमित शाह विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो बता दें का कुरुक्षेत्र पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। 3 क्रिमिनल लॉ पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन उनकी तरफ से किया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी भी इस दौरान उनके साथ ही मौजूद हैं और कुछ ही देर में वो जनसभा को संबोधन भी यहाँ से करेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रोहतक में डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया, उसको लोकार्पण किया। भारत का सबसे बड़ा दही लस्सी का ये प्लांट है। 325 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया गया है। बता दें कि कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। हरियाणा के लिए बहुत ही गौरव का ये दिन है। सीएम नायब सिंह सैनी इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए। साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन इस क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समृद्धि में एक मील का पत्थर साबित होगा। पूरे देश की बात करें तो हरियाणा दूध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। डेयरी प्लांट के शुरू होने से लगभग 1000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। रोहतक में साबर डेयरी का निर्मित भारत का सबसे बड़ा दही, छाछ और योगर्ट प्लांट है। प्लांट की प्रतिदिन 150 मीट्रिक टन दही उत्पादन की क्षमता है। 3 लाख लीटर प्रतिदिन छाछ उत्पादन की क्षमता है और 10 लाख लीटर प्रतिदिन योगर्ट उत्पादन की इसकी क्षमता है। हरि की इस भूमि हरियाणा को मैं प्रणाम करता हूं। यहीं पर श्री कृष्ण ने गीता को पहली बार गाया
और विश्व को एक ऐसा तत्वज्ञान दिया जिसके आधार पर पलायन भाव के बगैर व्यक्ति ईश्वर से जुड़ सकता है, मोक्ष का रास्ता प्रशस्त कर सकता है। ये हरियाणा की महान भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, ये भूमि मेरी सामने ढेर सारी माताएं बहनें बैठी हैं। मैं जब भी हरियाणा में आता हूं, हरियाणा की मातृशक्ति को विशेष प्रणाम करता हूं, क्योंकि हरियाणा में छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेनाओं में सबसे ज्यादा अगर जवान किसी एक प्रदेश के हैं तो मेरे हरियाणा के। मुझे खुशी है कि आज आपके कर कमलों द्वारा हमारे इस हरियाणा के रोहतक की इस पवित्र भूमि पर ये साबर डेयरी के अमूल प्लांट का उद्घाटन आपने किया है। इससे हमारे ग्रामीण परिवेश में जो आर्थिक इकोनॉमी पहुंचेगी, उससे हमारा ग्रामीण परिवेश और मजबूती की तरफ जाएगा। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति में सहयोग और सामूहिकता का ये भाव कितना गहरा है। यह खुशी की बात है कि सहकारिता आंदोलन की नई गति देने के लिए वर्ष 2021 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदर्शी उनका नेतृत्व में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गठन किया था। और हमें खुशी है कि देश का पहला सहकारिता मंत्री बनने का सौभाग्य मान्यवर आपको मिला है। आपके नेतृत्व में आज देश में सहकारिता आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। आपके कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 ये भी लागू हुई है। मान्यवर, अमूल केवल दूध और डेयरी उत्पादकों का ये ब्रांड नहीं है, यह भारत के सहकारिता आंदोलन की ये आत्मा है। गुजरात से शुरू हुआ यह आंदोलन आज पूरे देश के लिए ये प्रेरणा बन चुका है। मुझे डेयरी प्लांट के लोकार्पण के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतक एमडीओ में खादी कारीगर महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी सहित तमाम भाजपा नेता और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में कारीगरों को टूल किट वितरित की गई। कांग्रेसियों ने खादी को भुला दिया, खादी पर ध्यान नहीं दिया। जो पुराने लोग काम करते थे वो करते गए, खादी के विकास के लिए कुछ नहीं हुआ। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने खादी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया और जब प्रधानमंत्री बने तब भी मन की बात के माध्यम से उन्होंने देश की जनता को खादी के उपयोग के लिए प्रेरित किया। और परिणाम देखिए साहब, 2014-15 में केवीआईसी का टर्नओवर, खादी ग्राम उद्योग योजनाओं का टर्नओवर 33,000 करोड़, 33,000 करोड़ की बिक्री खादी के कपड़े और ग्रामोद्योग की चीजों की होती थी जो खादी से जुड़े हुए हैं। और आज उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी होकर 30,000 करोड़ से
1,70,000 करोड़ तक पहुंच गए। देश की ढेर सारी कंपनियों का टर्नओवर 1,70,000 करोड़ नहीं है, और 1,70,000 करोड़ है भी तो उसका मुनाफा कुछ लोगों के घर में जाता है, और खादी के 1,70,000 करोड़ टर्नओवर से आया हुआ एक एक मुनाफा मेरे बुनकर और मेरे देश की बहनों को रोजगार देने में काम में आता है। गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड समय में बनाई कोरोना वैक्सीन आत्मनिर्भर भारत का संकेत है। लोग आज स्वदेशी को अपना रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बनना है तो स्वदेशी अपनाना होगा, विदेशी चीजों का बहिष्कार करना होगा, आधुनिक चीजों का निर्माण करना होगा। हम सेना के लिए स्वदेशी हथियार बना रहे हैं, सिविल एविएशन में हम आगे बढ़ रहे हैं, कृषि आय लगातार हमारी बढ़ रही है, जीएसटी सुधार से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, मेक इन इंडिया के माध्यम से हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। 2014 में रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ का था, जो कि 1,27,000 करोड़ पर पहुंच गया है। इनकम टैक्स की सीमा 12 लाख की गई है ताकि लोगों के पास पैसा बचे। पहले नेता फर्स्ट देश लास्ट था, लेकिन आज देश फर्स्ट और नेता लास्ट है। जल्दी ही हम बिजली के क्षेत्र में आगे बढ़कर विदेशों को बेचेंगे। भारत की संस्कृति विदेशों में कैसे आगे बढ़े, इस पर भी काम चल रहा है। जहाज है, सबसे पहले समुद्री जहाज नौकाएं हमारे देश के लोगों ने बनाई, दुनिया के अंदर सब देशों में उन्होंने भेजी, और यहाँ से दुनिया के देशों में सब व्यापार करना, वहाँ से व्यापार की चीज़ें यहाँ लाना, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत का जो है सबसे बड़ा कौशल है और तकनीक है। तो इसको भी और आगे आधुनिक तरीके से हम कितना आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर लोग लगे हैं। हमारे देश में शक्ति बहुत है। अब वो दिन चले गए जब इस देश पर व्यापार करने वाले लोगों ने देश पर राज कर लिया था। एक समय था जब 31 दिसंबर सन 1600, क्या हुआ था 31 दिसंबर सन 1600? आप लोगों को मालूम होगा, किसी को डेट के साथ पूछ रहा हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एक्ट बना था, इंग्लैंड ने बनाया, और उस ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट के कारण से विदेशियों को यहाँ भेजा कि जाओ वहाँ व्यापार करो, वहाँ अपनी कॉलोनियाँ बनाओ। उस समय शायद विचार देश पर राज करने का था कि नहीं था, हो सकता है केवल व्यापार रहा हो, लेकिन व्यापार के माध्यम से ये देश आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा था। 1757 में 1857 में लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उस समय उस लड़ाई के बाद 1857 के बाद लगा कि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं मुगलों के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे अंग्रेजी लोगों ने इस देश पर कॉलोनिज्म के माध्यम से, व्यापार के माध्यम